Good morning, students. So, in the previous lecture, we have discussed linear regression. Linear regression के क्या basics हैं, क्या concept होता है, and what is the equation, which is the equation we have to use. Line equation के बारे में हम लोगों ने समझा. The explanation of the line equations we have discussed. ठीक है, तो y is equal to mx plus c is the basic line equation which is used for linear regression. पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो लीनियर रिग्रेशन होता है बेसिकली इट इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक. सबसे पहली चीज़ तो ये है. दूसरा इट इज़ यूज फॉर द कंटिन्यूस वैल्यू. ठीक है, जितनी भी कंटिन्यूस वैल्यू आएंगी, जैसे कि मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग हम लोगों ने एक एज एन एग्जांपल देखा था. ठीक है, या फिर स्टॉक प्रेडिक्शंस हैं, या फिर सेल्स से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शंस करने हैं, तो उन सब केसेस के अंदर क्या है कि लीनियर रिग्रेशन यूज़ होता है. लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं उनको हम काम में लेते हैं, और जो इसके अंदर इक्वेशंस काम में आती हैं वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, रिग्रेशन लाइन के बारे में हमने समझा. उसके बाद ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, बेस्ट फिट हम लोगों ने देख लिया. आप लोगों को मैंने ग्राफ के थ्रू भी समझा दिया कि किस तरीके से रिग्रेशन लाइन होती है. उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिसेस देख ली. ठीक है, हमने एसएससी देख लिया, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड आर एम एस सी भी देख लिया, रूट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, बेसिकली मैट्रिसेस जो होती हैं वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस हो सकें, किस तरीके से हम और जो हमारा मॉडल है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, उसमें काम में आता है. उसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट. वो अभी हम वी विल डिस्कस इट इन दिस कमिंग लेक्चर, इन दिस कमिंग स्लाइड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट अगेन रिपीट द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट का टॉपिक था. तो मैं फिर से इसको एक बार स्टार्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को. लीनियर रिग्रेशन में क्या था कि अभी हम लोगों ने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इसमें टारगेट वेरिएबल मेरा y था, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था. ठीक है, स्लोप मेरा जिसको मैं कोफिशिएंट भी बोलता हूँ मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें, तो जो मेरा कोफिशिएंट वैल्यू थी वो मेरी m थी, और c जो था वो मेरा इंटरसेप्ट था. तो बेसिकली ये मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एक मैं कह सकता हूँ मशीन लर्निंग का इंटरप्रिटेशन था. तो बेसिकली अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ करके किया था, इन विच वी हैव यूज्ड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ वी विल सी के हाउ वी कैन यूज़ इफ़ देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स. ठीक है, हम लोगों ने उसमें एक एग्जांपल कंसीडर किया था जिसमें कि एज है और सैलरी है. तो उसमें सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि मेरा एज था. ठीक है, लेकिन अब मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. एक तो मेरा एक्सपीरियंस है विच इज़ नथिंग बट माई x2, और ये मेरा एज है विच इज़ नथिंग बट द x1. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर अगर मैं ये वैल्यूज़ को अगर मैं कंसिडर करूं और सैलरी को ट्रेनिंग एज अ टारगेट वेरिएबल दूं, और मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूं, और उसके बाद जब मैं उसको एक्सपीरियंस और एज दूंगा तो व्हाट विल बी माय न्यू वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, बेसिकली जो प्रेडिक्टेड वैल्यू इज़ नथिंग बट द सी. ठीक है, तो सी क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे देखिए मैं आप लोगों को लास्ट एक मैं किसी इसमें देखिए ये जो मेरा पार्ट है ये बेसिकली क्या है, ये मेरा सी है जो इंटरसेप्ट है. ठीक है, ये मेरा कहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, तो बेसिकली इट इज़ अ सी वैल्यू. तो प्रिडिक्टिव वैल्यू इज़ नथिंग बट योर सी वैल्यू. ठीक है, तो सी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है. तो अब इसमें मेरी क्या टारगेट वेरिएबल होगा, मेरा क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी, वो अब हम लोगों को इसमें निकालना है. तो वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 आर माई डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन विच वी कैन ट्रेन द मॉडल बाय गिविंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सैलरी. ठीक है, अभी मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सैलरी दे रहा हूँ. ठीक है, और द वैल्यू ऑफ एन x1 एंड x2 विल बी माई डेटा पॉइंट्स. ठीक है, वंस द मॉडल will be trained, creation of regression line which is nothing but your best line, then we can predict the salary by entering the value of age and experience. ठीक है, एक बार मेरा मॉडल ट्रेंड हो जाएगा, एक बार मैं ट्रेनिंग डेटा सेट उसको सप्लाई कर दूंगा, मेरा एक मॉडल डिज़ाइन हो जाएगा. उसके बाद जब भी कोई अननोन वैल्यू, मतलब मैं अननोन कोई न्यू वैल्यू ऑफ एज एंड न्यू वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस दूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा सेट, तो मेरा मॉडल सही तरीके से मेरे सैलरी को प्रेडिक्ट कर सकेगा, तभी मेरा मॉडल सही माना जाएगा. तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ होगी अभी हम लोगों ने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स हो गए, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक तो मैंने कर लिया m1 एंड x1, एंड सेकेंड वन इज़ m2 एंड x2. सो दीज विल बी माई न्यू वेरिएबल्स. ठीक है, तो m1 एंड x1 इज़ कोफिशिएंट वैल्यू m1 एंड कोफिशिएंट वैल्यू 1, एंड x1 इज़ माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद m2 इज़ माई कोफिशिएंट वैल्यू 2, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 विल बी माई x2. ठीक है,
Now suppose the value of m1 is 3 and m2 is 5, then we can analysis the value of y will increase by 3 times value of m1 keeping all other variables constant. ठीक है, अब ये चीज़ बहुत देखने वाली है और ये चीज़ बहुत समझने वाली है स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि मल्टीपल जब लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं अगर कंसिडर करता हूँ, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसकी कोफिशिएंट वैल्यू को, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या मेरे टारगेट वेरिएबल पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब m1 और x1 को अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो क्या इम्पैक्ट देगा मेरे y पर, बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट का मतलब हो गया m2 और x2 को अगर मैं कांस्टेंट मानूँ तो m1 और x1 की वैल्यू का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा y पर। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड ना हो, और वो होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो कोरिलेटेड हैं देन दैट विल बी फॉर श्योर कि दैट विल इफेक्ट योर मॉडल, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में होगा तो ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू को इफेक्ट करेंगे और जो मेरा मॉडल होगा वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग में करके भी देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा भी सही किस तरीके से वो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोगों ने क्या चीज़ समझ ली है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट का इम्पैक्ट इंडिविजुअली होना चाहिए बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है, मेरे को बाकी के जैसे अगर इस केस में यहाँ पे m1 और x1 है और m2 और x2 है, तो m1 और x1 जो है मेरा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे y की वैल्यू पर, वो इंडिविजुअली मुझे देखना है। ठीक है, बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ m2 एंड x2 एज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वो बिल्कुल सही है, और दैट मीन्स अगर मैं इसका वाइस वर्सा बात करूं, अगर इसका मैं इफ़ आई सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो ये है कि x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटर कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। बट अभी जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं उसके अंदर कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन क्या है, कोई आप बता सकते हैं? अगर इफ़ यू नो देन यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनमें क्या है कि देखिए इन दोनों जो मेरे यहाँ पे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक तो एज है, दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, एज और एक्सपीरियंस दोनों में कोरिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी कम एज होगी उतना मेरा कम एक्सपीरियंस होगा, दैट इज़ बट ऑब्वियस। और अगर मेरी कम एज है और मेरा कम एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ फॉर श्योर कि जो मेरी सैलरी होने वाली है वो भी कम ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि x1 और x2 हैं वो दोनों ही कोरिलेटेड हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी विच दैट प्रॉब्लम इज़ नोन एज मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम। जब हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, फिर मैं आपको स्लाइड्स पे ले जाता हूँ और उसका ध्यान आप लोगों की तरफ देना चाहूँगा कि आप उसको देख लें फिर से। उस स्लाइड को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वो स्लाइड्स, और आप भी देख लें। दीज टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर जो मल्टी कोलिनियरिटी का जो कंसेप्ट है वो साफ साफ यही कहता है, इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद द ईच अदर वेरिएबल्स देन इन सच कंडीशन इज नोन एज मल्टी कोलिनियरिटी। इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द डेटा सेट। ये किसी भी तरीके से डेटा सेट में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वाइल रैंकिंग द मोस्ट इफेक्टिंग वेरिएबल। इसका मतलब यही है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि किसी भी तरीके, क्योंकि ये अगर होता है तो दैट विल बी डायरेक्टली इफेक्ट योर प्रेडिक्टिव वैल्यू। देखिए मशीन लर्निंग में क्या है ना, मशीन लर्निंग में आधे से ज़्यादा तो जार्गन्स हैं, इसकी वजह से दिमाग ख़राब होता है। यही सी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में एक ही चीज़ को 10 तरीके से बोला जाता है, उसी तरीके से मशीन लर्निंग में भी एक ही चीज़ को 10 तरीके से बोला जाता है। इसलिए हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़ होने के बाद हम लोग सो जाते हैं, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्लीपिंग, कन्फ्यूजन। अगर हमें कन्फ्यूजन कर दिया गया, अगर हमें कन्फ्यूज़ कर दिया गया, देन वी विल टेंड्स टू स्लीप। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को सोने ना दूँ। सो हियर दिस स्टेटमेंट मीन्स बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वाइल रैंकिंग द मोस्ट इफेक्टिंग वेरिएबल। तो मोस्ट इफेक्टिंग वेरिएबल मेरा कौन सा होने वाला है? बट ऑब्वियस है कि जो मेरा टारगेट वेरिएबल होगा। टारगेट वेरिएबल क्या होता है मेरा? जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में के केस में जो मेरा टारगेट वेरिएबल है वो क्या है? y है। ठीक है, लेकिन अभी मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c हो गया।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मल्टी कोलिनियरिटी यही कहती है कि जो दोनों मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दैट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ और कंक्लूड कर देता हूँ कि जो मेरे दोनों वेरिएबल्स हैं x1 और x2 को, वो आपस में कोरिलेट नहीं होने चाहिए। अगर वो कोरिलेट होंगे तो वो डायरेक्टली मेरे y की वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं अदर वर्ड्स में बात करूँ वो यही है कि जो मेरा m1 और x1 है वो मेरा इम्पैक्ट किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, बाय कीपिंग द वैल्यूज़ ऑफ m2 एंड x2 एज कांस्टेंट। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, देन अगेन यू कैन रिपीट दिस वीडियो एंड यू कैन सी दैट, और यू कैन रेफ़र टू द वेबसाइट्स ऑल्सो। गूगल आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फाइन। So by this, this is all about the multiple linear regression model. So let's move on to the next slide. So these are the basic applications. ठीक है, ये basic applications हैं. There are so many applications related to linear regression. जहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूस वैल्यू की बात होगी ना, जहाँ पे मेरे को कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए, मतलब कंटिन्यूस आउटपुट मतलब कि 1 2 3 4 5 या 56 76 1004 या 8030, तो मेरे को कंटिन्यूस वैल्यू चाहिए होंगी। जहाँ पे देखिए आप, जितनी भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखी हैं वो सारी की सारी कंटिन्यूस हैं। जैसे होम प्राइस होगा वो कंटिन्यूस वैल्यू होने वाली है, या तो 25 लाख का होगा या 30 लाख का होगा। ऐसी वेदर फोरकास्टिंग भी मेरी कंटिन्यूस वैल्यू होने वाली है। स्टॉक प्राइसेस भी मेरे कंटिन्यूस होने वाले हैं। सैलरी प्रेडिक्शन एंड सेल्स प्रेडिक्शन, तो जिसमें भी कंटिन्यूस वैल्यू का काम आएगा, जिसमें भी हम कंटिन्यूस वैल्यू देख रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रिग्रेशन समझ लिया, रिग्रेशन एनालिसिस समझ लिया, और उसके बाद हमने उसकी एक एल्गोरिथम पढ़ ली विच इज़ नोन एज लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमने उसका एक एडवांस टॉपिक भी पढ़ लिया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ी, SSE और RMSE। ठीक है, तो रेजिडुअल हमारा जितना कम से कम होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ ई जितनी मेरी, या एप्सिलॉन कह लो या जो भी आप कह लो, डेटा पॉइंट से जो मेरा लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस कह लो, और रेजिडुअल जितना मेरा कम होगा उतना अच्छा मेरा वैल्यूज़, जो मेरा मॉडल है वो वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करेगा। फाइन। सो दीज न्यू प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ आर नथिंग बट योर सी। फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी पॉपुलर टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज फार एज द लीनियर रिग्रेशन इज़ कंसर्न, मशीन लर्निंग इज़ कंसर्न। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में ये बहुत काम में आने वाला है, विच इज़ नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, आप लोगों को अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं, मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपको ये ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, it plays a very important role in machine learning. Or as far as your interviews are concerned, if you go for a data science, as a data science employee or in a data science vacancy or a machine learning openings, then you have to face a very popular question, what do you mean by gradient descent? ठीक है, what is gradient descent? ये gradient descent होता क्या है? ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ GD, मैं यहाँ पे GD बोलूँगा, ग्रेडियंट डिसेंट नहीं बोलूँगा। ठीक है, जस्ट फॉर द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जल्दी जल्दी उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो just before going into the depth of GD, first of all we'll understand one basic concept which is known as the cost function. ठीक है, so what do you mean by cost function? तो कॉस्ट फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल जनरल भाषा में, एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। देखिए, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ। ठीक है, तो जब कोई कॉस्ट से रिलेटेड कोई मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए मेरी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदने जाता हूँ, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि अलग अलग, जब जैसे मान लीजिए मैं वेजिटेबल ख़रीदने गया, ठीक है, एक जगह आलू मिल रहा है लेट सपोज के 30 रुपीज़ किलो, तो मैं क्या करूँगा कि उस पूरी की पूरे जो मेरा वेजिटेबल मार्केट है उसमें पूरी जगह घूमूंगा, अलग अलग वेंडर्स से बात करूँगा और देखूंगा कि मेरा कब कहाँ पे मुझे कम से कम मिल रहा है। ठीक है, बट मैं अपनी क्वालिटी से भी मैं अपनी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे आलू चाहिए भी अच्छे चाहिए, लेकिन मुझे कम दाम में भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि अलग अलग जगह पे घूमूंगा, अलग अलग जगह पे घूमने पे जिस वेंडर से मुझे कम भी मिलेगा, अगर मुझे 2 रुपये भी कम मिलता है तो मैं उससे ले लूँगा। तो यही इसका कंसेप्ट है, कॉस्ट फंक्शन का भी यही कंसेप्ट है। कॉस्ट फंक्शन दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल फॉर एनी गिवन डेटा। कॉस्ट फंक्शन क्वांटिफाइज द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो बेसिकली क्या करता है, कॉस्ट फंक्शन क्वांटिफाई करता है, मतलब मेजर करता है
प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच का एरर। ठीक है, ये भी एक तरह की मैट्रिसेस है, जैसे हमने एसएससी पढ़ी, आरएमएससी भी पढ़ी। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, बहुत ही पॉपुलर है और पाइथन में बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन हम इस थ्योरेटिकल लेक्चर में इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे और इसका मैथमेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे, और मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स में समझाऊंगा ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। फाइन। सो बेसिकली अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो मेरा एरर है, एरर या फिर रेजिडुअल एरर बिटवीन द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, वो मेरा कम से कम होना चाहिए, उसको क्वान्टिफाइज करता है। एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रियल नंबर, एंड प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रियल नंबर। ठीक है, और उसको एक रियल नंबर के बीच में वो परफॉर्म करेगा। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद आप लोगों को पता ही है क्या होता है। मतलब मैं पहले ग्रेडियंट समझ लेता हूँ, फिर डिसेंट समझ लेता हूँ क्या होता है। तो ग्रेडियंट मीन्स, अगर फिजिक्स के कंसेप्ट की बात करें हम, तो इट इज़ अ इंक्रीज एंड अ डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी वैल्यू के या मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रही है या कोई डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ग्रेडियंट। और डिसेंट मतलब होता है स्लोप या लीन डाउनवर्ड्स। तो नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो डिक्रीज ऑफ द वैल्यू, तो मुझे इंक्रीज नहीं करनी, मुझे डिक्रीज ही करनी है। मैं आपको कर्व के थ्रू समझाऊंगा भी सही इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या है। इट इज़ बेसिकली द डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल है। ठीक है, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें। After making a hypothesis with the initial parameters, we calculate the cost function, and with the goal to reduce the cost function, we modify the parameters by using the gradient descent algorithm over the given data. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। एक हाइपोथेसिस मतलब कि जो मेरा अभी एक्चुअल डेटा है, जो कि मेरा एक डेटा सेट है, उसके बेस पे मैं एक हाइपोथेसिस बना लेता हूँ। ठीक है, विद द इनिशियल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पैरामीटर्स आर नथिंग बट योर एक्स वैल्यूज़ एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, योर एम या फिर सी, ये सारी की सारी जो मेरे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अभी हम कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन भी देखेंगे, समझेंगे भी सही। अपना गोल क्या है कि हमें कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कॉस्ट मेरी कम से कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय मॉडिफाइंग द पैरामीटर्स, मैं इन पैरामीटर्स को क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा बाय यूजिंग द डिसेंट ग्रेडियंट जीडी एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं इन पैरामीटर्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, बाय यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। और ये करते हुए मैं किस तरीके से अपने कॉस्ट फंक्शन को कम कर सकता हूँ, यही मेरा काम करना, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। क्या अब हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ इक्वेशंस बता देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या मैथमेटिक्स आ गई। इट इज़ नथिंग स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चीज़ है। ये क्या है आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं एच थीटा एक्स को वाई लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू कर देता हूँ, थीटा ज़ीरो को अगर मैं सी लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, और थीटा वन एक्स को मैं लिख देता हूँ एम एक्स। सो हियर व्हाट यू कैन सी, इट इज़ नथिंग बट द लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो थीटा ज़ीरो और थीटा वन है, मतलब कि यहाँ पे थीटा ज़ीरो क्या है मेरा सी, और थीटा वन क्या है एम। तो ये दोनों मेरे पैरामीटर्स हैं, और इन्हीं पैरामीटर्स को मुझे मॉडिफाई करना है बाय यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जिससे कि मैं इस कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस कर सकूँ। अब मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन भी देख लीजिए। सबसे पहले आप इस पार्ट को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एच थीटा एक्स आई क्या चीज़ है, एच थीटा एक्स आई इज़ नथिंग बट योर दिस हाइपोथेसिस इक्वेशन, विच इज़ नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस वाई आई। वाई आई क्या चीज़ है आपकी, वाई आई आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और इसका स्क्वायर मैं कर दूंगा, कब तक करना है मेरे को, 1 से लेके एम तक, मतलब जितने भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं उतने से लेके उतने तक मेरे को उसको माइनस करना है। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन निकल आएगा, और वो जितना मिनिमाइज होगा यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा गोल है। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन जो आपको याद रखनी है। अब याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, और होल स्क्वायर, उसको मैं पूरा होल स्क्वायर कर दूंगा, और ये हो जाएगा 1/2 एम, एम
और मेरा जो सिग्मा है वो कब तक चलना है, इक्वल्स टू 1 से लेके m तक, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियल प्ले। व्हाट इज जीडी? सो जीडी इज, लेट्स से यू आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं अपन। लेट्स प्ले वी आर प्लेइंग अ गेम वेयर प्लेयर्स आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो कुछ प्लेयर्स हैं वो माउंटेन के ऊपर हैं, एंड दे आर आस्क्ड टू रीच द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन वेयर द लेक इज़ प्रेजेंट। तो मेरे पास मान लीजिए कुछ प्लेयर्स हैं, 4-5 प्लेयर्स हैं, वो माउंटेन पे खड़े हुए हैं, और उनको मैं बोलता हूँ कि अब आपको लोएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन पे आना है। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन कब आएगा मेरा? जब जहाँ पे मेरी लेक है मेरी माउंटेन के नीचे, ठीक है। तो वहाँ तक उनको आना है। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि मैंने उन लोगों को ब्लाइंड फोल्डेड कर रखा है। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब कि मैंने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। सो वॉट अप्रोच डू यू थिंक वुड मेक यू रीच द लेक? तो द बेस्ट वे इज़ टू ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड फाइंड वेयर द लैंड इज़ डिसेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, जब मेरी आंखों की पट्टी बंधी है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ये महसूस तो होगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी झुक जाती है, और जब आगे की तरफ जो मेरा ग्राउंड होता है उसकी तरफ झुक जाती है, और जब मैं नीचे जाता हूँ तो मेरी बॉडी लीन हो जाती है टूवर्ड्स, मतलब उतरता हूँ तो मैं फास्ट उतरने लग जाता हूँ। तो मुझे एहसास तो होगा, मुझे फील तो होगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आ जाएगी कि मुझे नीचे जाना है, क्योंकि मेरे को डिक्रीज़ ही करनी है अपनी वैल्यू, और मुझे कहाँ पहुँचना है? लेक पर। तो जो मैं लेक पे पहुँच रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट माई द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ग्रेडियंट करता जा रहा हूँ, मतलब मैं डिक्रीज़ इन द मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंक्रीज़ तो करना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट अ ग्रेडियंट डिसेंट, इट इज़ ग्रेडियंट एसेंट, ठीक है। तो मेरे को ग्रेडियंट डिसेंट करना है, तो मतलब मुझे नीचे आना है, मैग्नीट्यूड को डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करता हुआ मैं कब तक करता चला जाऊँगा? जब तक कि मैं उस लेक में पहुँच नहीं जाता। तो फ्रॉम दैट पोजिशन टेक अ स्टेप इन द डिसेंडिंग डायरेक्शन एंड इटरेशन दिस प्रोसेस अंटिल वी रीच द लोएस्ट पॉइंट। और इसी पॉइंट को मुझे क्या करना है? मुझे धीरे धीरे चलते जाना है। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स प्लेयर्स के उसके जो माइंड है उस पर डिपेंड करता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बेबी स्टेप लेते हुए चलेंगे, दैट मीन्स के छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चलेंगे। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मुझे धीरे धीरे वो भागते हुए जाएंगे, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। तो ये जो मैं छोटे स्टेप्स और जो बड़े स्टेप्स ले रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट माई लर्निंग रेट विच इज़ डिनोटेड बाय LR, ठीक है। तो जब भी मैं ये छोटे स्टेप्स और बड़े स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं कितना एग्रेसिव हूँ अपने लर्निंग रेट पे और कितना डिफेंसिव हूँ, क्योंकि मुझे कितनी जल्दी अब अगर मैं एग्रेसिव हूँगा, मतलब अगर मैं ज़्यादा स्टेप साइज लूँगा तो मैं बहुत जल्दी पहुँचूँगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं बहुत जल्दी पहुँचूंगा अपनी लेक पर, और अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा तो मैं धीरे धीरे पहुँचूंगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि हम किस तरह की लर्निंग रेट रखने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग हम जब करेंगे, जब हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें हम लर्निंग रेट को खुद डिफाइन करते हैं कि हमारे को लर्निंग रेट कितनी रखनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द लर्निंग रेट, हम अपने जो हमारा जो गोल है, मतलब जो लोएस्ट कॉस्ट फंक्शन है उस पर पहुँचने का गोल हमारा अचीव होता है। फाइन। सो आई होप कि आप लोगों को इस एग्जांपल से इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा, एक हल्का सा आइडिया पड़ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडी। सो नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिफाइन द जीडी, और ग्रेडियंट डिसेंट की हम जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा अभी सही। तो लेट सपोज कि अगर ये मेरा ग्राफ है और यहाँ पे ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन इज़ फॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लोएस्ट वैल्यू है, मतलब कि जो ये लास्ट वैल्यू है विच इज़ नथिंग बट योर 0 0, इसको पहुँचने के लिए ये इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें इटरेशन लूँगा, मतलब इटरेशन मतलब मैं छोटे छोटे प्रोसेस लूँगा विच इज़ नथिंग बट माई लर्निंग रेट, ठीक है। और उसको लेते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिसेंट, ये दिस इज़ माई डिसेंट, ठीक है। एक टेंजेंट होता है जिससे कि मैं धीरे धीरे डिक्रीज़ करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लूँगा, ये सॉरी ये पॉजिटिव साइड के लिए था, ये नेगेटिव है क्योंकि मेरे को यहाँ घूमना है। सो दिस इज़ माई डिसेंट। और अगर मैं ऐसा एरो रखूँगा तो यहाँ से डिसेंट होगा। फाइन। मेरे को अपेंड नहीं करना है, एक्सेंट नहीं करना है, मेरे को डिसेंड ही करना है। अगर मैं मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ, तो मशीन लर्निंग, इन द मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव वी यूज़ जीडी फॉर पैरामीटर्स, फॉर द पैरामीटर्स ऑफ आवर मॉडल, ठीक है। हम लोगों को क्या करना होता है, हम मशीन लर्निंग में हम लोगों को अपने जो पैरामीटर्स हैं, अब इस केस में मेरे क्या पैरामीटर्स हैं, एम और सी,
तो एम और सी जो मेरा पैरामीटर्स हैं उनको मैं किस तरीके से मॉडिफाई करूँगा जिससे कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन हो एकदम लो हो जाए, ठीक है। अभी मैं उसमें क्या कर रहा था, एसएससी और एमएस आरएसएमई में भी मैं ये कर रहा था, लेकिन उसमें मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन द पाइथन, और हम चेक कर सकते हैं कि हमारा लोएस्ट कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होने वाला है। So to find the local minimum of the function using gradient descent, we must take a step proportional to the negative of the gradient, क्योंकि descent है, move away from the gradient of the function at the current point, ठीक है। If we take the steps proportional to the positive of the gradient, ठीक है, अगर मैं gradient के positive में गया, ठीक है, moving towards the gradient, then we will approach a local maximum of the function। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर ये ग्राफ है और अगर मैं इस तरीके से मूव हुआ तो क्या होगा, मैं मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेडियंट, तो अगर मैं क्या होगा लोकल मैक्सिमम में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मैं लोकल मैक्सिमम में पहुँच जाऊँगा, जबकि मुझे लोकल मैक्सिमम में नहीं लोकल मिनिमम में पहुँचना है, ठीक है। तो लोकल मिनिमम में पहुँचने के लिए बट ऑब्वियस है कि मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए इसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। और अगर इसमें मेरे को लोकल मैक्सिमम चाहिए होता कॉस्ट फंक्शन में तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है ग्रेडियंट एसेंट, ठीक है, जो डिसेंट का अपोजिट होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट डिसेंट। सो हियर देयर इज़ अ स्मॉल असाइनमेंट, ठीक है। आप लोगों को बताना है मेरे को कि हु ओरिजिनली प्रपोज द ग्रेडियंट डिसेंट एंड व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, किसने किया था और कब किया था, आप लोगों को मुझे बताना है। और उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट को दूसरे नाम से और क्या बोला जाता है। तो मेरे को लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेडियंट डिसेंट क्या है। तो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट कॉस्ट फंक्शन के लिए काम में आता है। देखिए अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ है, ये मेरे को, ये यहाँ पे मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मेरा ग्राफ होने वाला है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, वो 0 0 ही होने वाली है। और ये मेरा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी कैसा होने वाला है, मेरा इनिशियल होने वाला है, ओ सॉरी डिसेंट होने वाला है, दैट मीन्स कि मेरे को डिक्रीजिंग स्टेट में चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक इनिशियल वेट मेरे को मानना पड़ता है, कि एक इनिशियल वैल्यू मेरे को माननी पड़ती है। वो मैं आपको एग्जांपल में अभी समझाऊंगा अभी सही, जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जैसे मान लीजिए मैंने उसकी वैल्यू मान ली, इनिशियल वैल्यू मैंने मान ली 40, अब 40 से मुझे नीचे आना है, तो क्या मैं लर्निंग रेट रखूँगा और क्या मेरा वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स होंगे। तो पैरामीटर्स मेरे क्या हैं यहाँ पे, एम और सी हैं। एक बात ध्यान रखिएगा इन स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वेरिएबल्स अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। टारगेट वेरिएबल अलग चीज़ है, वो होता है वाई, ठीक है। वाई इज इक्वल टू, अगर एम एक्स प्लस सी मैं लिख देता हूँ तो मेरे पास और नए नाम आ गए हैं इनके, तो मैं आपको फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे वाई जो है मेरा टारगेट वेरिएबल है, इसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ है। एम जो है वो कोफिशिएंट वैल्यू अभी तक मुझे याद थी, स्लोप मुझे याद थी, लेकिन अब इसका एक नया नाम आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वैसा ही रहने वाला है, प्रिडिक्ट वेरिएबल कह सकते हैं आप उसको। सी मेरा इंटरसेप्ट कहलाता था लाइन इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे अब सी भी क्या हो गया, मेरा पैरामीटर हो गया। तो मैं किस तरीके से एम और सी को मॉडिफाई कर सकता हूँ, दिस इज़ माई ग्रेडियंट। तो अभी मेरी 40 वैल्यू थी, लर्निंग रेट को यूज़ करके एम और सी की वैल्यू क्या होने वाली है, तो बट ऑब्वियस है कि वो नीचे जाने वाली है। और वो जब तक मेरे को इंक्रीमेंटल स्टेप करता रहना है जब तक कि मेरे कॉस्ट फंक्शन इफेक्ट कर रहा है। जैसे मेरा कॉस्ट फंक्शन इफेक्ट करना बंद कर देगा, मतलब वो मिनिमम वैल्यू देना बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पहुँच गया 27 पर मेरा कॉस्ट फंक्शन, अब जब मैं और कम कर रहा हूँ लर्निंग रेट यूज़ करके तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो हो रहा है 26.00001, ऐसा कुछ करके वो अगर चेंज आ रहा है उसमें तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ओ सॉरी 26.99991 इस तरीके से अगर वो आ रहा है तो वो मेरे लिए कोई इफेक्ट नहीं रखता। और बार बार लर्निंग रेट को चेंज करने के बाद भी मेरे कॉस्ट फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट मीन्स कि मैं अपने गोल पे अचीव हो गया हूँ और दैट विल बी माई कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा मेरा मॉडल अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमने समझ लिया। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली इट इज़ एन एल्गोरिथम विच इज़ यूज्ड टू ट्यून माई और टू ऑप्टिमाइज माई मॉडल, ठीक है।
तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं विच इज़ नथिंग बट योर एम और सी, इनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हुए किस तरीके से मैं अपने कॉस्ट फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता हूँ. कॉस्ट फंक्शन इज़ नथिंग बट माई कॉस्ट फंक्शन इज़ नथिंग बट माई सिग्मा. अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा एच थीटा एक्स माइनस वाई आई. तो एच थीटा एक्स इज़ नथिंग बट एम एक्स प्लस सी माइनस वाई आई जो मेरी प्रिडिक्टिव वैल्यू है. तो इनको यूज़ करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा. ट्रेनिंग डेटा लेंगे हम, बहुत छोटा सा एक ट्रेनिंग डेटा सेट लेंगे और उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट किया जाता है, किस तरीके से मॉडल को ट्यून किया जाता है, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है लर्निंग रेट को यूज़ करके, उसमें हम लेक्चर में देखेंगे. सो आई होप अभी तक का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. ये मैं समझ सकता हूँ, इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल. ठीक है, और ये अभी नया सब्जेक्ट है, पहली बार जुड़ा है सिलेबस में. तो आई होप कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, बट स्टूडेंट्स में जितना भी हो सकता है आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. सो टिल नाउ, थैंक यू.